मैं पवन मिश्रा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में गद्य शिक्षण की बात करेंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गद्य शिक्षण है क्या, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, इसके अंग कौन से हैं और इसकी अलग अलग विधाएं कौन सी हैं और गद्य में रुचि बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं। तो ये अलग अलग जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गद्य शिक्षण का अर्थ देखते हैं कि मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का लिखित रूप ही गद्य है। इसमें छंद, लय, अलंकार, रस आदि का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। जिस तरह से पद्य में इनका प्रयोग आवश्यक होता है, पद्य के मुख्य आधार यही होते हैं, लेकिन गद्य में इनका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। तो अगर गद्य का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो गद्य शब्द संस्कृत के गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कथन। अर्थात गद्य में तथ्यों और विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। गद्य में जीवन की वास्तविकता की झलक मिलती है कि गद्य के माध्यम से जीवन के जो अलग अलग जो रूप होते हैं, चाहे बचपन हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, जीवन में सुख दुख, समस्याएं, बीमारी, हर चीज़ के माध्यम से जो जीवन के अलग अलग जो पक्ष होते हैं, गद्य में उसकी झलक मिलती है। गद्य में लेखक तभी सफल माना जाता है जब वह विचारों को त्रुटि रहित व व्याकरण सम्मत भाषा में प्रस्तुत करता है, वही लेखक सर्वाधिक सफल माना जाता है। और अगर हम गद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं कि गद्य अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसको सिखाना क्या है, तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य जो हैं, एकाग्र भाव से पढ़ने की कुशलता उत्पन्न करना है, बच्चों में शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, विराम चिन्हों का ध्यान में रखते हुए पढ़ने योग्य बच्चों को बनाना, जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान बच्चों को देना गद्य के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया कि गद्य में कहानी है, एकांकी है, नाटक है, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, तो इनके माध्यम से जीवन के अलग अलग पक्षों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। तो ताकि बच्चे जो हैं दूसरों के अनुभवों से अपने मतलब चीज़ों को सीख सकें, तो गद्य के माध्यम से जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान कराया जाता है। और सद्वृत्तियों का विकास करना एवं देश के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो हम जब गद्य पढ़ते हैं, गद्य की अलग अलग विधाएं पढ़ते हैं, तो हर विधाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जाता है लेखकों के द्वारा। तो गद्य के माध्यम से अच्छी आदतों का विकास तो होता ही है, साथ में देश के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत होता है। गद्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना, कि गद्य की जो अलग अलग विधाएँ हैं उनका ज्ञान कराना। विधाएं कौन कौन सी, जैसे हमने बात की निबंध, पत्र, कहानी, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि, तो ये सारी विधाएं हैं, तो इनका ज्ञान कराना। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में चिंतन कौशल को विकसित करना। चिंतन कौशल का मतलब है कि जब विद्यार्थी गद्य को पढ़ते हैं तो उसमें जो लेखक के क्या विचार रहे हैं, उनको पढ़कर कैसा लगा, तो उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना। उन्होंने क्या सीखा, क्या ऐसी चीज़ थी जिन्होंने बच्चों को प्रभावित किया। तो गद्य को पढ़ने के साथ साथ उसमें जो बातें हैं उस पर भी बच्चों को सोचने के लिए अवसर देना, ताकि बच्चे सोचें, समझें, अपने विचारों को प्रस्तुत करें। तो विद्यार्थियों में चिंतन कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों के भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। ये गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्तियाँ, गद्य के माध्यम से बच्चों को अच्छी आदतों का विकास होता है, उनके चिंतन कौशल का विकास होता है। तो इसके माध्यम से बच्चे आगे चल के उनको भी इस तरह के अवसर दिए जाएं कि बच्चा खुद से लिखने का प्रयास करे, जो भी उसके विचार है अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास करे लिख कर। तो इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक जो उसकी शक्तियाँ हैं उसका विकास करना, जो उनमें अंतहीन शक्तियाँ हैं। गद्य शिक्षण की आवश्यकता और महत्व की बात करते हैं तो गद्य शिक्षण में गद्य शिक्षण भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गद्य का महत्व पद्य से भी अधिक है, क्योंकि गद्य के माध्यम से बच्चों के जो भाषाई कौशल की विकास की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। हम अक्सर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में देखते हैं तो तकरीबन 70 से 80% देखते हैं तो उसका जो हिस्सा गद्य का हिस्सा होता है। तो गद्य
का महत्व पद्य से भी अधिक माना जाता है। और व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में गद्य का अत्यधिक महत्व होता है। पद्य में व्याकरणिक नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन गद्य में ध्यान दिया जाता है। इसलिए व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में गद्य अत्यधिक महत्व है और गद्य भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। पद्य में कवि की भूल को लय, ताल आदि के कारण नज़रअंदाज कर दिया जाता है, परंतु गद्य में ऐसा नहीं किया जाता। गद्य में व्याकरण के सभी नियमों का पालन करना होता है। इसके बिना हिंदी पाठ्य पुस्तकों की कल्पना नहीं की जा सकती। और गद्य के माध्यम से भाषा के उच्चारण, बलाघात, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, मुहावरे, लोकोक्ति आदि विभिन्न तत्वों की जानकारी दी जाती है। और अगर मान लो गद्य ही ना हो तो इन तत्वों के बारे में बच्चों को पता ही ना चले। तो गद्य शिक्षा का इतिहास 100 साल पुराना है। पद्य का 1000 वर्ष पुराना है, तो गद्य का तकरीबन 100 वर्ष पुराना है। इनमें निबंध, पत्र, नाटक, एकांकी, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत प्रमुख हैं। तो अगर हम देखते हैं जो गद्य का जो इतिहास है 1857 के बाद शुरू हुआ, और इसमें जो हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनका मुख्य मतलब स्थान है, गद्य है, उनके समय से ही ये चीज़ें शुरू हुई। फिर हम देखते हैं गद्य ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमें पता है गद्य के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होता है, समाज के बारे में पता चलता है, देश दुनिया के बारे में पता चलता है। तो गद्य ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। गद्य बालकों के नैतिक विकास में भी सहायक है। और अवकाश के समय का सदुपयोग करने में भी गद्य का महत्वपूर्ण स्थान है कि खाली समय में अगर इस तरह के हम गद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान वृद्धि में काफ़ी योगदान है। गद्य है, इसके माध्यम से हमें देश दुनिया के बारे में, लेखक हैं उनके विचारों के बारे में हमें पता चलता है। हम देश दुनिया यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हम देश दुनिया की स्थिति से हम परिचित होते हैं। तो अवकाश के समय का सदुपयोग करने में गद्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और गद्य के माध्यम से ही विभिन्न विषय और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होकर जनमानस तक पहुंचती हैं। अब हम देखते हैं गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अर्थकथन विधि, जब हम गद्य पढ़ाना शुरू करते हैं तो अक्सर कठिन शब्द आते हैं, तो शिक्षक का काम क्या है कि उन कठिन शब्दों का अर्थ बताए बच्चों को, ताकि बच्चे उसको समझ सकें, जान सकें और बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो सके। व्याख्यान विधि, तो कठिन शब्दों का अर्थ बताने के साथ साथ जो विषय वस्तु है उसकी व्याख्या करना। विषय वस्तु व्याख्या के माध्यम से जो अध्यापक क्या करता है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, उसको समझाता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या कही जा रही हैं। तो अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि और विश्लेषण, तो विश्लेषण विधि व्याख्या और प्रश्न उत्तर का एक मिश्रित रूप है, जिसमें व्याख्या के साथ साथ बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, ताकि बच्चों से पता लगाया जा सके कि बच्चे व्याख्या के माध्यम से शिक्षक जो बच्चों को बता रहा है बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं। फिर समीक्षा, तो अक्सर जब अध्याय ख़त्म होता है तो उसकी समीक्षा की जाती है, उसके गुण दोषों का पता लगाया जाता है, उसकी भाषा की समीक्षा की जाती है। तो बच्चा और शिक्षक इस समीक्षा विधि के माध्यम से इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे बताते हैं कि उनको अध्याय के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या उनको सीख मिली, और जो सीखी हुई बातों का किस तरह से प्रयोग करेंगे अध्याय में, क्या कठिन लगा, क्या आसान लगा। तो एक तरह की समीक्षा विधि जो अध्याय ख़त्म होने पर की जाती है। और संयुक्त विधि कि सभी विधियों का प्रयोग जब किया जाता है साथ में, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त विधि। फिर हम बात करते हैं गद्य शिक्षण के अंग की। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, ये हमारे शरीर के अंग हैं और इसके बिना हमारा शरीर अधूरा है। तो इस तरह से गद्य शिक्षण के अंग कौन से हैं कि भाषा शिक्षण में गद्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगिता है। गद्य शिक्षण का पूरा लाभ बच्चों को तभी प्राप्त होता है जब उनको गद्य पाठों की शिक्षा समुचित ढंग से करवाई जाए। गद्य की शिक्षा देने के लिए इसकी किसी भी विधि का प्रयोग क्यों ना करें, कंप्यूटर का प्रयोग करो, प्रोजेक्टर का, किसी भी चीज़ का प्रयोग करो, फिर भी पाठ को पढ़ाने के लिए अध्यापक को 3 प्रकार की क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती है। इन क्रियाओं को गद्य शिक्षण का अंग कहा जाता है। अब ये क्रियाएं कौन सी हैं? सबसे पहले वाचन, कि वाचन करवाना। दूसरा है व्याख्या, वाचन करने के बाद व्याख्या करके बच्चों को बताना उसके बारे में। और फिर विश्लेषण,
फिर विश्लेषण करना कि जो क्या विचार है, जो लेखक के जो विचार रहे हो तो उन चीज़ का विश्लेषण करना। तो हम एक एक करके बात करते हैं, वाचन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब कक्षा में हिंदी का अध्याय पढ़ाना शुरू होता है तो वाचन होता है, या तो वाचन शिक्षक करता है या वाचन बच्चे करते हैं। तो जब शिक्षक वाचन करता है तो उसको हम कहते हैं आदर्श वाचन, और जब बच्चे वाचन करते हैं तो उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। कि पहले शिक्षक करता है वाचन, फिर बच्चे करते हैं, तो जो बच्चे करते हैं उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। तो अक्सर छोटी कक्षाओं में अनुकरण वाचन करवाया जाता है, और बड़ी कक्षाओं में जाकर बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण वाचन की जगह ज़्यादातर मौन वाचन, कि अध्यापक बच्चों से कहता है कि तुम पढ़ो और पढ़ के समझो और अब फिर बताओ कि इसमें कहा क्या गया है। तो मौन वाचन, जो बच्चा चुप होकर मन के अंदर पढ़ता है पाठ्य पुस्तक को, तो उसको कहते हैं मौन वाचन। तो वाचन में आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और अनुकरण वाचन और मौन वाचन विद्यार्थियों के द्वारा। अब वाचन करने के बाद क्या होता है कि वाचन के बाद जो अध्यापक क्या करता है कि जो विषय वस्तु की व्याख्या करके बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो व्याख्या क्या होता है, सबसे पहले शब्द, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, तो कठिन शब्दों के अर्थ व उनकी व्याख्या करना, ठीक है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो आते हैं उनकी व्याख्या करके मुहावरे और लोकोक्तियों के माध्यम से समझाना कि मुहावरे में जो 9 2 11 का होता है, ईद का चांद, तो इनका मतलब क्या है। लोकोक्तियाँ हैं कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरह की लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, इनकी व्याख्या करके बताना कि इसका अर्थ क्या है, इसका लाक्षणिक जो अर्थ भाषा में जो बोला गया इसका अर्थ क्या है। तो मुहावरे लोकोक्तियों की व्याख्या, और वाक्य और वाक्यांशों की व्याख्या, कि जो वाक्य का जो अंश है, वाक्यांश हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बादल आएगा तभी बारिश होगी, तो पूरा वाक्य है, और इसमें एक वाक्यांश क्या है, बादल आएगा, और दूसरा वाक्यांश क्या है, बारिश होगी। तो इस तरह से वाक्यांश और वाक्यों की व्याख्या करके बच्चों को उनका अर्थ बताना। फिर सूक्तियों की व्याख्या, अक्सर क्या होता है, सूक्तियाँ मतलब प्रसिद्ध व्यक्तियों का जो कथन होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का है, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस तरह से जैसे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, तो इस तरह की जो सूक्तियाँ होती हैं उनकी व्याख्या करना, कि बताना कि जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो कथन है क्यों कहे गए, उनके विचार क्या थे, तो इनकी व्याख्या करना, ठीक है। अब आता है विचार विश्लेषण। तो हम देखते हैं कुछ वाक्य इस प्रकार के होते हैं जिनकी भाषा सरल होने के उपरांत भी उसमें गहराई होती है। तो सिर्फ व्याख्या करके भी उसकी जो गहराई को हम बच्चों तक नहीं बता सकते। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके विचार विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। ये बताना पड़ता है कि जो लेखक कह रहा है तो उसके उस संबंध में क्या विचार थे, तो उन विचारों की गहराई को भी बताना पड़ता है विद्यार्थियों को। तो इन वाक्यों के माध्यम से विद्यार्थियों की विचार शक्ति को विकसित किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के वाक्यों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण और तुलना आदि की सहायता से पाठ्य वस्तु के विचारों एवं तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए। तो एक इसका जो उदाहरण है बहुत ही प्रसिद्ध है कि डाकू उंगली मारने महात्मा बुद्ध से कहा ठहर जा। तो इसका मतलब क्या है, रुक जा। लेकिन अब भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो अब देखोगे इस वाक्य में गहराई है, इसमें ठहरने का मतलब रुकना नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें तो फिर हम बच्चों को बता सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो मैं तो इस अपने घर परिवार संसार को त्याग कर मैं ज्ञान की प्राप्ति में निकला, और मैंने अपनी सभी जो बुरी आदतें थी सबको मैं छोड़कर अब मैं दुनिया भर को एक सही रास्ते पे चल पड़ा हूँ और दुनिया को भी सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम जो हो, तुम खून कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, लोगों को जान से मार रहे हो, तुम कब ठहरोगे। मतलब तुम अपनी जो एक बेकार की आदतें हैं, खराब आदतें हैं, तुम इसको कब त्यागोगे। तो इसको गहराई में जाएं तो इसका इस तरह से मतलब होगा विचार विश्लेषण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विचार का विश्लेषण करना जिनमें गहराई होती है। अब हम देखते हैं गद्य शिक्षण की विधाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले निबंध की बहुत प्रसिद्ध विधा है निबंध, क्योंकि बचपन से ही हम तीसरी चौथी क्लास से ही ये लिखना शुरू कर देते हैं निबंध, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाता है। तो निबंध लेखन भी एक कला है। कहानी
बहुत पसंद आती है बच्चों को। नाटक भी गद्य शिक्षण की विधा है। और नाटक का कोई एक अंश जो होता है, जैसे एक नाटक में 5 या उससे अधिक अंश होते हैं, तो नाटक का कोई एक अंश की बात करते हैं एकांकी। जैसे अगर हम महाभारत का लें तो महाभारत का अगर हम एक अंश लेते हैं, जैसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांकी। रामायण की अब बात करते हैं। रामायण में अगर हम कोई एक अंश लेते हैं, जैसे राम जी और सुग्रीव जी का जो मिलन हुआ था, वो हम उसकी बात करते हैं, तो वो क्या हो गया, एकांकी। तो एकांकी नाटक का कोई एक हिस्सा, उसे हम कहते हैं एकांकी। पत्र, जीवनी और आत्मकथा में क्या फ़र्क है कि जीवनी आत्मकथा लेखक अगर अपने बारे में स्वयं लिखे तो उसे कहते हैं आत्मकथा, लेकिन अगर लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखे तो उसे हम कहते हैं जीवनी। फिर संस्मरण की अपने याद के आधार पर किसी एक घटना, अपने जीवन की या किसी एक घटना को लिखना, तो उसे संस्मरण कहते हैं। और रेखाचित्र का मतलब है इस तरह से लिखना कि जब आप पढ़ते हो अध्याय को, तो क्या होता है, जब आपकी वो लेखक के जो लेख को जब आप पढ़ते हो, तो पढ़ने के साथ साथ जो उसमें पात्र होते हैं वो आपकी आंखों के सामने घूमने लगे। तो इस तरह के जो है उसको रेखाचित्र बोलते हैं, कि सजीव वर्णन जो भी लेखक ने लिखा है, तो जिनके बारे में लिखा है उसका एक सजीव वर्णन, तो उसे हम कहते हैं रेखाचित्र। की पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके आसपास चल रही है आंखों के सामने। अब हम देखते हैं कि गद्य में रुचि बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है स्वाध्याय, कि बच्चों को स्वाध्याय का आदत का विकास करना, कि बच्चे खुद से पढ़ें, स्वाध्याय की आदत का विकास करवाना। फिर पुस्तकालय भ्रमण, की अलग अलग जो पुस्तकालय हैं, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में रहते हो तो NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, नेशनल लाइब्रेरी है, तो इस तरह से CBT चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, तो इस तरह से अलग अलग जो पुस्तकालय उनका भ्रमण करवाया जा सकता है। उसमें जो पुस्तकों का जो भंडार है, बच्चा उसको देखेगा, अपनी पसंद की पुस्तकें उसमें से लेगा, तो इस तरह से बच्चे की पढ़ने की आदत विकसित हो सकती है, गद्य में रुचि बढ़ सकती है। तो पुस्तकालय का भ्रमण। प्रातःकालीन सभा में भी अक्सर जो होती है, तो बच्चे समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई कहानी बच्चे सुना सकते हैं, अपना जीवन की किसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रातःकालीन सभा के माध्यम से समाचार पत्र वाचन, जिससे हमने बात की। विचार और सूचना पट प्रस्तुतिकरण, अक्सर सूचना पट में भी हम देखते हैं कि विद्यालय में सूचना पट होता है जहाँ पे आज का विचार, तो अक्सर बच्चों को भी अवसर दिया जाता है कि हाँ चलो आज का विचार तुम लिखो, तो अब बच्चों को भी इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। और कई बार बच्चा अपनी तरफ से कोई लेख लिखता है तो उसको भी सूचना पट पे लगाना, तो इससे क्या होता है, बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो विचार और सूचना पट प्रस्तुतिकरण। लेखन अभ्यास कराना बच्चों को, अलग अलग स्थितियाँ देना, उस पर लिखने की उनका अभ्यास कराना। अवलोकन के आधार पर रचना मतलब जो बच्चों ने देखा हो, जैसे मेले के दृश्य का वर्णन, बाजार का वर्णन, तो जो बच्चा देख चुका हो, ठीक है, तो इस तरह से अवलोकन के आधार पर रचना। और विभिन्न स्थितियों में प्रासंगिक रचना, तो अलग अलग स्थितियों में कि बच्चों को कोई स्थिति दे दो, कि आप मान लो कि आप सड़क पे जा रहे थे और आपने मतलब इसको हम और सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि अलग अलग स्थितियों के आधार पर, कि आप मेले में घूमने गए और आपका जो है जो आपके जो पैसे हैं वो किसी ने चुरा लिए, अब क्या है, अब बताओ उस में आपने क्या क्या किया। तो एक स्थिति दे दी गई। फिर एक स्थिति ऐसी दे दी गई कि आप बाज़ार में घूमने गए, या आप बाज़ार में घूमने गए, तभी वहाँ पे कोई आतंकवादी हमला हो गया, गोलीबारी चल गई, तो उस समय क्या वहाँ पे हालात हुए, तो आप इस स्थिति के बारे में उस जगह पे किस तरह के हालात हुए होंगे, तो आप उसके बारे में लिखो। तो इस तरह से अलग अलग स्थितियाँ दी जाती हैं और बच्चों को उस पर लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों की गद्य में रुचि बढ़ाई जा सकती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आपने विचार ज़रूर आप दें, अपनी राय ज़रूर दें। तो आप सबका धन्यवाद। और इसके जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें हम देखेंगे कि गद्य शिक्षण की हम बात करते हैं तो उसमें निबंध और निबंधेतर
जो गद्य शिक्षण की विधाएं हैं, तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे निबंध को और निबंधेतर कि निबंध जैसे अलग अलग विधाओं की बात की, तो निबंध को बाकी सबसे अलग क्यों मतलब क्यों अलग किया गया, तो उसकी भी हम बात करेंगे। और फिर हम गद्य और पद्य में जो अंतर है उसकी भी हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।